हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आपके वॉचिंग आवर्स के ड्यूरेशन को देखते हुए लग रहा है कि सभी बड़े शिद्दत से तो अपन टॉपिक्स अपलोड कर रहे हैं, वो कवर कर भी रहे हैं। और देखो, इसके बाद में एक स्लाइड और आते ही अपना 50% जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नॉर्मल बात नहीं है। अगर 8-9 वीडियोस को देख करके अपन हल्का हल्का कंसेप्ट के टच में चले जाते हैं। डेफ्थ में तो देखो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि डेफ्थ में बताने के लिए टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं जो अभी पॉसिबल नहीं है। तो पीवाईक्यूज के थ्रू अपन ये एक बार अप्रोच कर रहे हैं कि भाई कैसा क्या बैठ सकता है मामला। मैं बार बार आपको ये बोलता भी हूँ। आई होप सभी का बढ़िया चल रहा होगा, बढ़िया चलना भी चाहिए। ठीक है, अभी अपन जो टॉपिक है, अपन ने पिछले में इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स अपलोड किया था। अभी अपना जो टॉपिक है वो है हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला बेस्ड है। ज्यादा इसमें कुछ बताने लायक है भी नहीं, मैं इसमें बता पाऊँ ऐसा कुछ। ठीक है, तो जिसके फॉर्मूला ध्यान में है वो इसको इजीली अपने कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो जी। पहला दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आप लोग सब जानते हैं, एक न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, फिर उसके अंदर लाप्लास करेक्शन भी आया था, जिसको अपन बी बाई रो बोलते हैं, और गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में ही है। दूसरा है आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आरएमएस स्पीड क्या होता है? √3 RT/MW होता है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा। उसके बाद में एवरेज स्पीड है, उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबल है। तो अपन लोग बोल सकते हैं जो अपने पास में एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? √8 RT/I/M है, √2 RT/M है। आपको ध्यान हो तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से अपन लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की 3 वेलोसिटीज पॉसिबल हैं गैस के अंदर। एक तो मोस्ट प्रोबेबल होता है, अधिकतम प्रायिक वेग होता है, उसके बाद एवरेज होता है, फिर अपने पास में आरएमएस होता है। आरएमएस सबसे ज्यादा होता है, बट इसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्टली जो मिलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे मिलते हैं, इसीलिए अपन इसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेलोसिटी जो है या स्पीड है वो ये होनी चाहिए। और इस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मैक्सिमम इसी स्पीड पे अवेलेबल हो। चलो जी, आसान सवाल है, फॉर्मूला ध्यान है तो अपन आराम से कर सकते हैं। दूसरा देखो, और इजी देखो। ये कह रहा था एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज सॉन बाय द ग्राफ। एक्सपेंशन गिवन है, इसका मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं अपन, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। और ये कह रहा है अपन ये बोल सकते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। और पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आप लोग सब जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एनआरटी। तो मैं बोलूंगा टी का जो वैल्यू आएगा वो टी अपने पास में कांस्टेंट होगा। और टी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब अपने पास में अगर यहां से प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ बनाए, भाई दो सेम कैसे दे रखे हैं? या 1 से 2 पॉइंट उल्टा दे रखा है। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान दो, 1 से 2 अगर अपन लोग यहां से जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मैं बोलूंगा प्रेशर का वैल्यू, और प्रेशर का वैल्यू घटेगा तो अपन लोग बोल सकते हैं कि ये ग्राफ 1 से 2 अगर एक्सपेंड हुआ तो 1 से 2 प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वॉल्यूम बढ़ने से ये घट गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं मामला। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंट एन एविडेंस दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन मोशन कॉन्स्टेंटली। पहला कह रहा है गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। देखो, कंप्रेशन तो भाई साहब इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल सोर्स ने कितना वर्क किया, इसका मॉलिक्यूल्स के स्पीड स्पीड से कोई लेना देना इसका है नहीं एक्चुअल में। दूसरा कह रहे हैं विंड एक्सर्ट्स ए प्रेशर, ये भी नहीं। हीट इज नीडेड टू वेपराइज ए लिक्विड, कोई लेना देना नहीं। टू गैसेस आर अपन बोलते हैं इंटर डिफ्यूज क्विकली। देखो क्या होता है, दो गैसेस को अगर अपन किसी कंटेनर के अंदर मिक्स करते हैं, कंटेनर के अंदर डाल दी दोनों गैसेस को एक साथ, तो उनमें क्या होता है भाई, जो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स अपनी स्पीड के कारण ही एक दूसरे में डिसोल्व हो जाते हैं। तो अपन लोग बोलते हैं कि जो इंटर डिफ्यूजन होता है ना गैसेस का, वो तभी पॉसिबल है ना जब अपने पास में मॉलिक्यूल्स मोशन में। ऐसे तो आप एक काम करो, दो पत्थर ले आओ, दो पत्थर ले आओ, उन पत्थर को दोनों को पास पास रख दो, इंटर डिजोल्व थोड़े ना होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोशन के अंदर है ही नहीं। लेकिन गैसेस को दो को पास पास छोड़ दो, इंटरमोलिक्यूलर डिफ्यूजन में स्टार्ट हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रेस्ट पे नहीं है, किसके अंदर है? मोशन के अंदर। क्या भाई? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझें। ये कह रहा है टेक्नोक्रेट क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड ए रिवर्सिबल हीट इंजन दैट हैज ए एफिशिएंसी ऑफ 40%। देखो, रिवर्सिबल हीट इंजन है, बात सुनना सारे। व्हेन इट ऑपरेट्स बिटवीन ए हाई टेम्परेचर रिजर्वर
of 150 degree Celsius and a low temperature reservoir of 30 degree Celsius. Which one of the following statements is true for this? देखो अपन ये बोल सकते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसका मतलब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? सेकंड पे पहुंच गया। याद करो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि आप किसी लो टेम्परेचर सोर्स से एज इट इज अगर हीट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अपने लिए एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो अपने सबसे पहली बात फर्स्ट लॉ से इसका कोई लेना देना नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अपन इसकी अगर मैं एफिशिएंसी चेक भी करता हूं, एफिशिएंसी चेक करूं तो अपन क्या लिखते हैं 1 - TL/, यहां मैं लिखूंगा TH। तो एफिशिएंसी को अगर मैं लिखूंगा तो 1 - का टेम्परेचर अपन लोग केल्विन के अंदर रखते हैं। तो पहला जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर वो 30 डिग्री है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 303 केल्विन, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूंगा 150 डिग्री सेल्सियस तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 273 373, और अगर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 423 आ जाएगा। और इसका अगर मैं कैलकुलेशन देखता हूं तो 330/423, तो एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं, मेरे हिसाब से शायद इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 7 के आसपास। तो ये एफिशिएंसी जो है ना, ये एफिशिएंसी नॉट इक्वल टू 40% आएगा। नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 40%। तो देखो बात सुनो, तो अपने पास पहली बात इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इंजन है ना, ये इंजन फर्स्ट लॉ से अपने को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और अपन रिवर्सिबल हीट इंजन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लो टेम्परेचर सोर्स से हीट निकाल करके अपन रिजर्वर से हीट निकाल करके अपन कहां पहुंचा रहे हैं? हाई टेम्परेचर सरकमस्टांसेस में पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये किसको डिसोबे करेगा? फर्स्ट लॉ को नहीं करेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को डिसोबे करेगा। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट, ओके सॉरी, सेकंड वाले में कौन सा है? द इंजन इज नॉट पॉसिबल वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला। क्या भाई साहब? ओके, चलो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? बात को ध्यान से सुनना। ये कह रहा है गैस मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का मतलब डाइएटोमिक है, डाइएटोमिक होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 5। 4 मोल ऑफ नियोन गैस, नियोन मोनोएटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। टेम्परेचर 27 है, इस वाले का दोनों का ही 27 डिग्री सेल्सियस है। ये कह रहा है टोटल अपने को इसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होता है F/2 nRT के बराबर। और अगर दोनों को ऐड करते हैं तो सबसे पहले जो अपने पास में ऑक्सीजन गैस है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, नंबर ऑफ मोल 2 होगा, आर इंटू टेम्परेचर बताओ कितना है? 27 है, तो मैं इसको 300 केल्विन मान सकता हूं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना है? 3/2। ठीक है भाई, एन का वैल्यू कितना गिवन है बताओ? 4 है। आर इंटू में टेम्परेचर बताओ कितना है अपने पास में? 300 है, तो ये अपने पास में 2 आ गया, 6 1800, तो ये हो गया, और ये हो गया 1500 आर। तो अपन लोग बोल सकते हैं 3300 आर के बराबर इसका इंटरनल एनर्जी जो होगा गैस का वो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं भाई साहब। दूसरी बात देखो, ये कह रहा है कि अपने पास में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कितने स्टेटमेंट्स अपने पास में ट्रू होंगे? ठीक है, ये कह रहा है ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 4। मतलब 3 स्टेटमेंट गिवन है, तीनों में से बताना है कौन से वाला सही होगा। सबसे पहले जाते हैं, देखो, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स एग्री एट ए रीडिंग ऑफ 574 यूनिट्स। ये कह रहा है 574 यूनिट पे दोनों की रीडिंग बराबर आ जानी चाहिए। चलो भाई अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आता है? लोएस्ट पॉइंट आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड बाय, इसमें नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 180/9, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। और केल्विन जो आता है उस केल्विन को अपन लोग बोल सकते हैं K माइनस का 273, डिवाइडेड बाय अपने पास में यहाँ जो रिलेशन बचता है वो बचता है 5 का। अब कह रहा है एग्री करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ 574 यूनिट पे, तो अगर इन दोनों को रिलेट करें, दोनों की रीडिंग बराबर है, इसको x मान लो, इसको x मान लो। तो अगर मान लो मैं यहां से बोलता हूँ x माइनस का 32 बराबर x माइनस का 273/5, ये कह रहा है रीडिंग सेम आएगा, ये आ गया अपने पास में 9। इधर मल्टीप्लाई करोगे 5x आएगा, माइनस का 0, और ये आ गया 160 के बराबर। बराबर में यहां बोलो कौन आएगा? 9x। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 9 27 2, और 63 और 2 आ गया 65, आ गया 6 और 18, और अपने पास में 6 अगर उसको लिखेंगे, 18 और 6 अपने पास में आ गया 24 के बराबर। देखना भाई यही आ रहा है, मेरे हिसाब से तो ये आ जाना चाहिए। 9 × 270, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो, एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। 9 इंटू अपने पास में 73 है, यही आ रहा है। तो अपने पास में जो रिलेशन बचा उस रिलेशन को मैं बोलूंगा 9x माइनस 4x, ये तो बन गया 4x बन गया, 5x उधर चला गया, ये मैं बोलूंगा 2457, और माइनस में अपने पास में आएगा 160,
तो अपने पास इसमें से अपन 160 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में 2297 के बराबर। और अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूं तो ये आएगा 2297 में अपने को भाग देना पड़ेगा 4 का। तो अपन 4 का भाग देंगे तो ये अपने पास में 574.25 के बराबर आ रहा है। 574.25 के बराबर है। ठीक है भाई साहब, तो एग्जैक्ट 574 अपन इसको नहीं मान सकते। दूसरा देखो, ये कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस बाय 25 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल मस्ट बी डिफर बाय 45 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। देखो क्या कह रहा है, बात सुनना। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस में क्या होता है भाई, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय 9 दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा डिग्री सी डिवाइडेड बाय, अपन लोग बोल सकते हैं 5 के बराबर। ये कह रहा है कि अपने पास में इसमें जो चेंज आ रहा है वो 25 का आ रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे इसको इधर भेज देते हैं 5/9 इंटू में अपने पास यहां पर जो वैल्यू बनेगा, सॉरी सेल्सियस में निकालना है, और किसके अंदर गिवन है 25 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल मस्ट डिफर बाय 45 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। तो अपन लोग बोलेंगे डेल्टा डिग्री सेल्सियस को अगर अपन लोग लिखें तो अपन लोग इसको बोल देंगे 5/9 इंटू में ये वैल्यू आ गया मेरे पास में 25 के बराबर। ठीक है भाई, तो अपन इसको अगर बोलना चाहें तो आ गया 25 और ये आ गया 22, यहाँ बच गया 9। तो अगर अपन इसको चेक करें तो क्या कंडीशन क्या है इसमें, थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन। कह रहा है टेम्परेचर डिफरिंग बाय 25 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल मस्ट डिफर बाय 45 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पे 45 से डिफरेंशिएट होना चाहिए, ये बोल रहा है अपने पास में। तो भाई साहब ये तो शायद मेरे हिसाब से डिग्री फ़ारेनहाइट बाय 9 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस बाय 5। अगर अपन इसको लिखना चाहें तो अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो 5/9 इंटू 25 आ रहा है, तो 5/9 इंटू 25 तो मेरे हिसाब से शायद बैठेगा ही नहीं। तो 125 और 5 में अगर मैं रिलेशन लिखता हूँ डिवाइड बाय 5 तो ये 25 आएगा। 125 डिवाइडेड बाय 9 तो 13.8 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, वैसे ही नहीं बनेगा। 574 वाला अप्रोक्सीमेशन में जा सकता है। ये कह रहा है वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज कोल्डर देन वाटर एट 202 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले ये चेक कर लो ना, 90 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता कितना है। अच्छा सवाल अभी देखो है ना, 90 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो तो 90 डिग्री माइनस में अपन यहाँ पे 0 लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा अपने पास 5, दिस इज इक्वल्स टू, अगर अपन यहाँ पे अगली कंडीशन लिखते हैं तो आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 बटे में कौन आएगा 9, तो ये अपने पास में आ गया 810 बराबर में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अपन ऐसे बोल देते हैं, माइनस का आ गया 160, इसको इधर ले आएंगे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 810 माइनस का 160, 810 माइनस में अपन लोग 160 ले सकते हैं, तो 810 माइनस 160 तो ये आ गया अपने पास में 650 के बराबर है ना। और 650 आया तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू आ जाएगा 650 डिवाइडेड बाय अपन बोलेंगे 5, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये तो आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 0, तो अपन लोग बोल सकते हैं 130 डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर कन्वर्ट हो गया। अब एक बात सोचना भी देखो, तो 90 डिग्री सेल्सियस जो है, 90 डिग्री सेल्सियस वो मैं बोल रहा हूँ 130 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो 202 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तो टेम्परेचर का वैल्यू जो है ना वो 90 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज कोल्डर देन वाटर एट 202 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपन लोग इसको बोलें डिग्री फ़ारेनहाइट में तो ये अपने पास वैल्यू आ गया 130 के बराबर आया। 90 डिग्री सेल्सियस जो अपने पास होगा, 90 डिग्री सेल्सियस जो है वो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, तो अपन लोग अगर बोले कि जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मतलब 202 डिग्री पे अगर वाटर होगा और इधर 90 डिग्री सेल्सियस वाला बोल रहे हैं तो कोल्डर ही आना चाहिए, कोल्डर देन वाटर एट 2 0, तो ये कह रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉरस्पॉन्ड टू -32 डिग्री सेल्सियस, ये तो पॉसिबल नहीं। तो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो अपन लोग बोल देंगे एक तो पहला ट्रू है, और एक जो स्टेटमेंट ट्रू होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं इसके अंदर ओनली 2 करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर 4। तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। कंपेयर करोगे ना तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, देखो बात सुनना ध्यान से, ये लगभग अपने ये बोला 574 यूनिट के बराबर आ रहा है, 0.25 के बराबर, और ये देखो 90 डिग्री सेल्सियस तो 130 फ़ारेनहाइट के बराबर है, और ये टेम्परेचर 202 फ़ारेनहाइट दे रखा है। इसका मतलब 202 फ़ारेनहाइट पर तो टेम्परेचर क्या होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब 90 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है
वो इससे थोड़ा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो अपन लोग बोलेंगे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, अभी थोड़ा ना कैलकुलेट करा अपन ने, इसलिए टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। कह रहा है व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय ए टंगस्टन एलॉय लैंप फिलामेंट हैविंग 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया एट 3000 केल्विन, है ना। तो ये कह रहा है एमिसिविटी 0.5 है एंड द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 ये गिवन है। चलो इसमें तो सिंपल ही लिख लेते हैं, पावर है वो एरिया पे डिपेंड करता है, ई इंटू सिग्मा इंटू ए टी की पावर 4। टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है, स्टीफेंस लो अपन लोग सब जानते हैं। तो पावर का वैल्यू अगर लिखना होगा, ये आ गया 0.5। सिग्मा का वैल्यू अपन लोग बोल सकते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और एरिया अगर अपन लोग लिखें तो आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻4, और टेम्परेचर की पावर 4 है। तो टेम्परेचर यहाँ कितना गिवन है भाई, अपने को 3000 केल्विन गिवन है। तो अपन 3000 केल्विन का पावर अपन लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब सिंपली आप इसको जो जहां पे बैठे उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, शायद आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या भाई, चलो नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है देखो ध्यान दो। ये कह रहा है लेट ए पर्सन उस सरफेस एरिया इज अबाउट 2 मीटर स्क्वायर, है ना, बॉडी का सरफेस एरिया है, तो एरिया को मैं बोल देता हूं 2 मीटर स्क्वायर के बराबर है। इज सिटिंग इन ए रूम एट टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 17 मैं बोल दूंगा 290 केल्विन के बराबर आ गया। द स्किन टेम्परेचर ऑफ द पर्सन इज 27 डिग्री सेल्सियस। स्किन का मतलब है उसकी बॉडी का जो एक्सपोजर एरिया है, जहां से हीट रेडिएट हो रही है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा 300 केल्विन है, ठीक है। एंड द इंटरनल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। अपने को इंटरनल से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी हीट रेडिएट करती है वो इसके एक्सपोजर एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि इंटरनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो एक्सपोजर एरिया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। स्टीफन कांस्टेंट गिवन है, सेम उसी कंसेप्ट पर है। फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अब ये कह रहा है देखो द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम विल बी, पर यूनिट टाइम का मतलब पावर होता है, ना कि टोटल एनर्जी पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला अपन लोग क्या लिखेंगे यहां से। ये कह रहा है कंसिडरिंग द पर्सनस बॉडी इज ए परफेक्ट रेडिएटर, जो परफेक्ट रेडिएटर होता है उसको अपन ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और उसकी एमिसिविटी का वैल्यू बोलो कितना होता है, 1 होता है। तो अपन लोग लिखेंगे ई ए सिग्मा, और यहां लिखेंगे टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4। ये बॉडी का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। अपन लोग ई का वैल्यू तो 1 मान लेते हैं वैसे ही। तो पावर का फॉर्मूला जो अपने पास आएगा वो आएगा सिग्मा ए, यहां से टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट का पावर 4। आप लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने का काम आपका है, कंसेप्ट रिपीटेड है। और यहां पे अपन ये पढ़ते भी हैं, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग वाले से ज्यादा है, इसका मतलब नेट लॉस होगा, और नेट लॉस होगा इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा कि फॉल होगा, फॉल होगा। इस क्लियर, आ गया मामला समझ। चलो भाई, थोड़ा सा देखो आदत पड़ जानी चाहिए, तो थोड़ी सी स्पीड में, पीवाई क्यू का मामला है तो जल्दी जल्दी बताएंगे, दिमाग का थोड़ा एक्टिव रहना भी तुम्हारा जरूर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो। मैच द कॉलम, क्या इसमें क्या ही बताना है। देखो कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन की दौड़ में नहीं लाते हैं, फिर बता देता हूँ। सिलेक्शन की दौड़ में लाने के लिए हल्का सा क्वेश्चन जो फंसता है वो अपन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 10। ध्यान दें क्या गिवन है। ये कह रहा है टू गैसेज आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड 350 केल्विन, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड पे करता है। और जो भी स्पीड आप लेते हैं, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, और v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के रेशियो बोलूं k1/k2, तो ये तो अपने पास में डायरेक्टली टेम्परेचर के रेशियो पे डिपेंड करेगा, क्योंकि v स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो मैं बोलूंगा 300/350। तो अपन लोग यहां से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6/7। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आया बताओ, फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल भाई साहब, क्या मतलब बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब मानने की बात है। दोबारा थर्मोमेट्री का सवाल है, टेम्परेचर स्केल का सवाल है। क्या कह रहा है बात सुनो देखो। टू टेम्परेचर स्केल्स ए एंड बी आर रिलेटेड बाय, ये रिलेशन है दोनों के अंदर। हाइपोथेटिकल स्केल है कोई भी, कितने ही नंबर ऑफ कॉलम मान लिए, एक में नंबर ऑफ कॉलम 110 है, एक में 220 है, एक का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 42 पर है, इसका लोएस्ट पॉइंट 72 पर है। ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर टू स्केल्स वुड शो सेम रीडिंग्स।
सेम रीडिंग का मतलब होता है जैसे मान लो मैं जिसपे नंबर ऑफ कॉलम सेम आते हो, है ना, रीड करके बोले अपन कि भाई इसमें भी इतनी रीडिंग आ रही है, इसमें भी इतनी आ रही है, इसके कॉलम 12 हैं तो मैं बोलूंगा भी 12 यूनिट है, इसको मैं बोलूंगा तो बोलूंगा 12 यूनिट है, 15 यूनिट है, 20 यूनिट है, कुछ भी आ सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, देखो इन दोनों की रीडिंग सेम है, इसका मतलब इनका वैल्यू मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास में 2 बच जाएगा। मैं लिखूंगा एक्स माइनस का 42 बराबर एक्स माइनस का 72/2, मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस का, ये हो जाएगा 84 बराबर में x माइनस का कितना आएगा 72, इधर आया तो मेरे पास में आ गया x का वैल्यू, और 72 ये आ जाएगा 84, 84 माइनस 72, तो अपने पास में आंसर ही कितना आ जाएगा 12। अपन तो यूं ही 12 15 20 कर रहे थे, 12 ही आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन बन गया, फोर्थ ऑप्शन। बताओ, छोटा सा टॉपिक है, टेम्परेचर स्केल के कितनी बार सवाल पूछ लिए, तो अपने लिए क्या जाता है भाई साहब, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब क्या कह रहा है, ध्यान दो, देखो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम रॉड, और देखो जो ढंग से पढ़ता है, मैं हिंट देकर के यहां सवाल छोड़ देता हूं, वो खुद से करना भाई साहब। हिंट देने का मतलब है फाइनल आंसर नहीं लेगा, मैं लिख दूंगा भाई ऐसे होगा, उस टॉपिक को पढ़ना आपका धर्म है, ताकि उसके बारे टॉपिक कवर हो जाएगा, और लास्ट आंसर भी आप लोग निकाल सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये कह रहा है एल्यूमिनियम रॉड इज 1 मीटर, चलो भाई लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर के बराबर, ओके, लेंथ 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है भाई साहब। अब ये कह रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया 5 × 10⁻⁴ है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स वन एंड इज केप्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पर है, एंड अनदर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 200 का। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम, चलो ये भी गिवन अपने को ऐसा यूनिट में 205 के बराबर गिवन है। इफ द हीट लॉस थ्रू द साइड्स ऑफ रॉड बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर नेग्लिजिबल, ये कह रहा है हीट केवल कंडक्ट कर रही है, ना इसमें कन्वेक्शन हो रहा है ना रेडिएशन हो रहा है, तो यहां से जो हीट स्टार्ट हुई एज इट इज दूसरे एंड पे जा रहा है। तो भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि हीट करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर के ए बाई एल इंटू में डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये हीट फ्लोइंग पर सेकंड है, इसलिए इसको हीट करंट बोलते हैं। ये कह रहा है 5 मिनट में कितनी हीट फ्लो करेगी, इसका मतलब सेकंड हो गया 300 सेकंड, कितना सेकंड हुआ 300। तो अगर मैं यहां से बोलता हूं टोटल हीट कितना फ्लो हुआ, तो आप लोग बोलोगे के ए बाई एल इंटू में, ये तो आ गया टेम्परेचर डिफरेंस तो कितना था 200 था, और इंटू में यहां पर आ गया 5 × 60। तो अब यहां से वैल्यू रखो भाई साहब, सब कुछ आपको गिवन है, और आपको ये पता चल जाएगा कि 5 मिनट में टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना ट्रांसफर कर। कंडक्शन का सवाल है, कंडक्शन का सवाल, क्लियर बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 13, फॉर्मूला बेस्ड है भाई साहब। ये जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आता है वो 1/√2πd²n आता है। n यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डेंसिटी होती है, n/v टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम के। ओके, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है गैस ऑफ विच गामा इक्वल टू 1.5 मतलब 3/2 है, सडनली कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू द इनिशियल प्रेशर। अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, इसको पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। ये कह रहा है कि इसको अपन ने कंप्रेस कर दिया 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, इसका मतलब अगर इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है तो बाद वाला इसका V0/4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अपन लोग क्या करें, इसको देखो P1 V1 गामा बराबर मेरे पास में P2 V2 गामा, तो अपन लोग लिखेंगे P1/P2 बराबर मेरे पास आएगा V2/V1 का पावर गामा। ये अपने पास गिवन है, P1/P2 का रेशियो यहां से आसानी से लिख सकते हैं। गामा इक्वल टू कितना है 3/2 है, V2 का वैल्यू कितना है V0/4 है, ये V0 है। यहां से आराम से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं लिख देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। V2 का वैल्यू बोलो कितना V0/4 है, बाय V0 आएगा, V0 से V0 गया, यहां से बोलो पावर कितना बचेगा अपने पास में, यहां बच जाएगा 3/2, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का क्यूब बचेगा, इसका मतलब 8 आ गया। तो P1/P2 का रेशियो आ जाएगा अपने पास में 8:1 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इतना काम तो तुम लोग आसानी से कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आज मेरे को ये जरूर बताएंगे कि किस किस ने सारे लेक्चर कवर किए, ईमानदारी से बताओ, ताकि कुछ और अच्छा करते हैं आपके लिए चल रहा है काम निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। में क्या स्वार्थ है भाई, आपको जो PYQ अवेलेबल हो रहे हैं, ओपन अवेलेबल हो रहे हैं, तो आराम से आपको कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, और इस बहाने आपका रिवीजन का प्लान भी बन जाएगा। बार बार यही बात बोलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस में लीड टू जीरो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में, एंट्रोपी किसको बताता है, डिसऑर्डर को बताता है।
रेंडमनेस को बताता है, चेंजेस जो आते हैं उनको बताता है। अब भाई साहब अगर प्रोसेस साइक्लिक हो गया तो वो तो जिस स्टेट में इनिशियल था उसी स्टेट में फाइनल आ गया, तो एंट्रोपी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बच जाएगा, फोर्थ, एक क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस और एक जिसको अपन रिवर्सिबल भी बोलते हैं ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी अपन बोलते हैं एंट्रोपी चेंज कितना आता है, जीरो आता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको एक्सप्लेन है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, कार्नोट इंजन है, वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, टेक्स अप नियरली 1120 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल। द अमाउंट ऑफ द हीट रिजेक्टेड पर साइकिल इज, एफिशिएंसी निकाल दो। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस का लो टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर। तो आप लोग लिखोगे 1 माइनस, बोलो लो टेम्परेचर कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस, बट ये केल्विन में रखा जाता है, मैं लिखूंगा 273, डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये आ गया 373। ये थोड़ा सा अपने को एक बार डिवाइड करके बता देता हूं मैं आपको, 273 डिवाइडेड बाय 373 तो आ गया 0.73। चलो बहुत बढ़िया। 1 माइनस का 0.73, तो अपन लोग लिखेंगे 1 माइनस 0.73, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.27। एफिशिएंसी का वैल्यू बोलो कितना आया भाई, 0.27 आया, इसका मतलब 27% है। तो एफिशिएंसी का जो वैल्यू मेरे पास आया वो 27% के बराबर आया। या ऐसे भी सोच लो, देखो तो अपने पास याद करो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ऐसे बोल देता हूं, हीट सप्लाइड, जो सप्लाइड हीट होती है डिवाइडेड बाय इसमें जो वर्क डन होता है, उसके लिए अपन लोग बोलते हैं। तो भाई अपने पास में वर्क कितना हुआ, पर साइकिल कितनी हीट ड्रॉ कर रहा है, 1120 ड्रॉ कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 1120 डिवाइडेड बाय, यहां से अपने पास में एफिशिएंसी आ रहा है 0.27, तो अपने पता चल जाएगा कि भाई ये वर्क में कितना कंज्यूम हुआ। तो अपन लोग बोलेंगे 1120 डिवाइडेड बाय अपने पास 0.27 है, तो अपन लोग बोलेंगे ये 4148 जूल जो है ना, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। फॉर्मूला सही लिखा है क्या, एफिशिएंसी इक्वल टू, अपन लोग लिखते हैं वर्क डन, और सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, ओके। एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन बाय हीट सप्लाइड है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वो 0.29 इंटू हीट सप्लाइड का फॉर्मूला है 1120। मैं सोचा भाई साहब हीट ज्यादा कैसे आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो 0.29 इंटू में अपन लोग बोलेंगे 1120, तो ये अपने पास आया 324, 324.8 जूल। चलो भाई, तो रिजेक्ट कितना हुआ, देखो रिजेक्ट हुआ 1120 तो इसने लिया था, माइनस से लगभग 324 इसने रिजेक्ट कर लिया, 796 आया। तो 796 का मतलब अपने पास में इतना लगभग ये रिजेक्ट कर देगा, कुछ गड़बड़ करा पर साइकिल टू। कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, 1120 जूल ऑफ हीट है फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल, ये लेता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर साइकिल टू द सिंक इज क्लोज टू, नियर बाई क्लोज बताना है, तो अपन ने शायद मेरे हिसाब से 273 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना था, 373 था। बहुत बढ़िया, ये बचा 0.73, और इसको अपन बोले 1 माइनस 0.73, तो 0.27 तो सही आ रहा है भाई साहब। और अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो अच्छा 0.29 ले, क्या मामला है भाई साहब, 0.27 इंटू में 1100, टू में 1120, ये आ गया 302 के आसपास। ठीक है 302 के आसपास आया, तो अपन 1120 में से 302 माइनस कर देते हैं, 818 है, 818 के आसपास, तो मैं यही बोलूंगा 900 जूल वाला नियर बाय आंसर पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो अपन लोग मान, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 17, क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, ये कह रहा है एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ चेंजेस एज शोन इन द फिगर, द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड अलोंग पाथ्स ए बी एंड सी डी, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये देखो कांस्टेंट जा रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई साहब, है ना, वी कांस्टेंट है, तो इनमें वर्क डन तो जीरो होगा। बट चेंजेस अलोंग बी सी एंड डी ए, देन फॉर पाथ डी ए विल बी, देखो डी ए के अलोंग पूछा है, डी से ए, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब मैं बोलूंगा डेल्टा वी बराबर जीरो, तो वर्क डन का वैल्यू तो आ गया जीरो। ऐसा कौन से ऑप्शन में भाई साहब, ऐसा पहले में और चौथे ऑप्शन में, चलो बहुत बढ़िया। वॉल्यूम कांस्टेंट तो मैं ऐसे बोल देता हूं, पीवी बराबर एन आर टी है, तो पीवी का वैल्यू मेरे पास में आया एन आर बाई वी इंटू टी। अब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा टी क्या आएगा, मोर देन जीरो। अब देखो बात सुनो भाई, डी से ए में प्रेशर बढ़ा तो डेल्टा टी मोर देन जीरो आएगा कि लेस देन जीरो आएगा, मोर देन जीरो आएगा। इसका मतलब अपन लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट ऑप्शन। आ गया मामला समझ,
चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है देखो, द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम टी टू 2T, द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन विल इंक्रीजेज इज। देखो सिंपल बताऊंगा यहाँ पे, टेम्परेचर, ये जो रेट ऑफ एमिशन होता है टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है भाई साहब, खुद से कर लेना। कर लोगे? मैं कह रहा हूं टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करेगा, पहले का टी है, दूसरे वाले का अपने पास में 2T है, तो अपन बोलेंगे पावर 4 पे डिपेंड करेगा, पावर 4 पे डिपेंड करेगा तो इसकी पावर 4 क्या होगा, 2 4 8 16। इसका मतलब कितने से चेंज आएगा, मैं बोलता हूँ रेशियो 16 आ गया अपने पास, ठीक है। तो अपन लोग बोलते हैं द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम टी टू द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन विल इंक्रीजेज इज। कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा ये आपको बताना है। डिपेंडेंसी मैं आपको बता देता हूं, ये टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ एमिशन, रेट का मतलब होता है हीट रेडिएटेड पर सेकंड के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 19, ध्यान से देखें, सेम वही बात है। ड्राई एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सडनली रिलीज्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो भाई इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी नॉट मान लेते हैं। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, dry air at 15 degrees Celsius and 10 atmospheric pressure is suddenly released at atmospheric pressure. The final temperature of the gas will be। देखो बात सुनना ध्यान दो कि सडनली रिलीज्ड का मतलब, सडन रिलीज में हमेशा जो प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक होता है। ये पढ़ाते टाइम भी मैं आपको बार बार बताता हूं। सडन रिलीज होगा तो गैस को सडनली कंप्रेस करो, एक्सपेंड करो, उस दौरान उसको जो रिक्वायर्ड हीट है या उसमें जो हीट जनरेट हो रही है उसको एक्सचेंज करने के लिए सुटेबल टाइम नहीं मिलता है। इसका मतलब प्रोसेस अपन लोग कौन सा बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, तो अपन ये बोलते हैं पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इससे तो काम चलेगा नहीं भाई अपना, से तो काम चलेगा नहीं। अपना काम तो चलेगा प्रेशर और टेम्परेचर वाले से। तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे निकालें, वॉल्यूम को हटा दो, तो अपन वॉल्यूम को हटाएंगे तो पी, स्टेट इक्वेशन बना ही देता हूं। तो अपने पास में वी को अगर हटाएंगे तो ये आएगा एनआरटी बाई पी, और इसका पावर कितना है बताओ, गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो अपन लोग लिखेंगे पी का पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स टू, मेरे पास में कौन आया, कांस्टेंट आ गया भाई, बहुत बढ़िया है। तो अपन लोग अगर यहां से लिखें तो P1/P2 की पावर 1 माइनस गामा बराबर में, यहां से अगर अपन लोग बोलेंगे तो अपन लोग बोल देंगे T2/T1 की पावर, मेरे पास में आ जाएगा। तो अपन लोग यहां से क्या बोले, T2 बराबर P1/P2 का पावर, यहां से बोलेंगे 1 माइनस गामा अपॉन गामा, इनटू में मेरे पास में कौन आ जाएगा, T1 आ जाएगा। अब देखो भाई ड्राई एयर है तो एयर जो होता है वो जनरली, इसका जो देखो एयर का गिवन भी है 1.41 गिवन है, तो अपने पास में 1.41 डिवाइडेड बाई इसका डिवाइड कर देंगे, टेम्परेचर T1 गिवन है, अपने को कौन सा निकालना है, T2 निकालना है। इनिशियल प्रेशर गिवन है, बोलो कितना है, 10 एटमॉस्फेरिक है। फाइनल बोलो कितना है भाई अपने पास में, फाइनल अपने पास 1 एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ 10 बचेगा, 10 की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा। T1 का वैल्यू बोलो कितना सेल्सियस है भाई साहब, 15 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करके लिख लो, तो यहाँ से 273 प्लस कितना आ जाएगा 15। आप लोग इस गैस का फाइनल टेम्परेचर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन गिवन है तो पीटी के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं। लास्ट आंसर तक मैंने पहुंचा दिया आपको, आगे का काम आपका है। फिर भी नहीं हो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपन लोग उसमें डिस्कशन भी कर देंगे भी आप यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं लास्ट हिंट तक इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा कुछ काम करें, क्योंकि एग्जाम आपको देना है भाई साहब, मेरे को नहीं देना है। मैं तो बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दो, देखो क्या है। ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 1 वोल्ट। देखो बात सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होगा तो ईवी आ गया काइनेटिक एनर्जी, चलो भाई बहुत बढ़िया। और थर्मल एनर्जी 3/2 kT हो गया। टेम्परेचर अपने को निकालना है, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर होंगे, 3/2 kT बराबर मेरे पास में आएगा ईवी के बराबर, ई अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पोटेंशियल अपने को गिवन है 1 वोल्ट गिवन है, इसका मतलब एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका वैल्यू रख देंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो टेम्परेचर निकालना है तो मैं लिखूंगा ईवी डिवाइडेड बाय, बोलो कितना आएगा 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपन जानते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आ गई, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलोगे
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के ये बराबर हो जाएगा। यहां से मैं किसका वैल्यू निकाल सकता हूं भाई साहब? टेम्परेचर का। आप लोग आगे आराम से इस वैल्यू को सॉल्व करें। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 21। ये कह रहा है इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड देन मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या आया था? 1 अपॉन, चलो मैं और बाकी सब तो छोड़ देता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन लिखता हूं, और एन का मतलब था एन बाई वी। क्या था भाई साहब? एन बाई वी था। अगर एन बाई वी होगा तो अपन लोग इक्वेशन याद करो, पीवी बराबर एन आर टी लिखते हैं, और इसको पीवी बराबर एन बाई एन ए, और यहां पे मैं लिखता हूं आर टी के बराबर। तो अगर मैं एन बाई वी यहां से लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा पी एन ए डिवाइडेड बाई आर टी, और यहां से मैं इसको बोल सकता हूं ये एन बाई वी है, तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ? स्मॉल एन। ठीक है भाई। अच्छा ध्यान दो और सुन लो, जो अपने पास में ये आर बाई एन ए होता है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है पी बाई के टी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं एन बाई वी को रिप्लेस करूंगा तो लेमडा का फॉर्मूला मेरे पास आएगा 1 बाय, और यहां से लिखूंगा पी डिवाइडेड बाई के टी, तो के टी कहां चला जाएगा? ऊपर। अब ये क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, कि प्रेशर को अगर मैंने इंक्रीज किया तो प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो लेमडा का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। है, बात समझ आ गई होगी शायद। आज जानबूझ के थोड़ा सा फास्ट कराया है ताकि खोपड़ी तुम्हारी काम करे, हमेशा स्लो ही थोड़ी बने रहोगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 22। ध्यान से देखो, ये कार्नोट इंजन वर्किंग एट द टेम्परेचर, सेम कंसेप्ट पे रिपीट है, इसलिए कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लेना एक बार, सजेशन है मेरा पर्सनल। ये कह रहा है वर्क आउटपुट 800 जूल पर साइकिल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, मैंने बता दिया था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोलो, 1 माइनस लो टेम्परेचर बाई हाई टेम्परेचर। 300/600 है, 1/2 आएगा, इसका मतलब एफिशिएंसी तो 0.5 आया। इसका मतलब दी हुई हीट में से आधी ही वर्क में गई, तो 800 जूल अगर वर्क में गए तो इसका डबल लेना पड़ेगा, मतलब 1600 जूल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हीट आप दे रहे हो उसका 50% ही वर्क में जा रहा है। तो अगर वर्क ही 800 है, इसका मतलब हीट कितना देना पड़ेगा? 1600, तो आधी रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, एक ऑक्सीजन और नियोन गैस का था, यहाँ ऑक्सीजन एंड आर्गन गैस का आ गया। यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू नहीं गिवन है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो ऑक्सीजन गैस मतलब 5/2 एनआरटी, प्लस में उसको क्या लिखोगे? 3/2 एनआरटी। बोलो क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स जो भी गिवन है यहाँ पे पुट कर दो, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान बात है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24, क्या गिवन है? ये कह रहा है पैन फिल्ड विद हॉट ईटेबल्स कूल फ्रॉम 78 डिग्री टू 72 डिग्री इन 120 सेकेंड, द रूम टेम्परेचर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सराउंडिंग का गिवन है, ये बॉडी 78 से कितने पर आ रहा है? 72 पे आ रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 66 डिग्री टू 62? याद करो, न्यूटन्स लॉ बनाते हैं अपन लोग स्टीफेंस लॉ से, तो उसमें अपन एक कंडीशन डालते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर सिस्टम और सराउंडिंग का 35 डिग्री या इससे कम होता है तो एवरेज मेथड लगा सकते हैं। आपको लोगरिथम वाले मेथड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, और एवरेज मेथड जो लगा सकते हैं उसका ऐसे आया था, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको अपन ने लिखा था यहाँ पे, कूलिंग कांस्टेंट आया था के, और एवरेज आया था T1 प्लस T2/2, और यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर था T0। कितना था बताओ? T0। तो सबसे पहले वाली कंडीशन देखो, 78 से 72 हुआ, इसका मतलब 6 से घटा, कितने टाइम में घटा? 120 सेकंड में घटा, 120 सेकंड में घटा। बराबर में यहां पे मैं बोल सकता हूं के का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, दोनों का एवरेज निकालो, 78 और 72 का एवरेज निकालेंगे 75 आएगा, माइनस में यहां पे बोलो कितना आया? 4। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा देखो क्या कह रहा है, कि दूसरा कह रहा है कि अपने पास में कूलिंग फ्रॉम 66 टू 62, इसका मतलब 4 आया, इसका टाइम मुझे पता नहीं है, यहां पे मैंने के लिखा। बोलो यहां एवरेज निकालो दोनों का, 66 और 62 का निकालोगे तो मैं बोलूंगा यहां से अपने पास में 6 2 8 आ गया, 64 आ गया, तो 64 सराउंडिंग का टेम्परेचर तो अभी भी 4 है। अब टी का वैल्यू निकालना है, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, के से के तो वैसे चला जाएगा, किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? टी। एक बार पढ़ना, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट भी पढ़ना, इसका ग्राफ भी पढ़ना, इसमें कंडीशन भी पढ़ना। स्टीफेंस लॉ से ही कौन सा लॉ बनता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनता है, और ये एवरेज मेथड उसके लिए लगाते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस 35 डिग्री सेल्सियस या उससे क्या रह जाता है? कम रह जाता है। बोलो बात समझ आ गई सभी को? नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू, देखो एनर्जी कंजर्वेशन पे तो फर्स्ट डिपेंड करता है, सेकंड वाला किस पे करता है? हीट एंड वर्क पे करता है।
याद करो सेकंड क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ हीट इंजन था, उसमें क्या रहता है, हीट प्लस वर्क जो होता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, फोर्थ वाला है। क्या जी, क्वेश्चन याद होगी ना, रिजर्वर से हीट निकाली, एक्सटर्नल वर्क हुआ, दोनों मिला करके अपन लोग इक्वेशन लिखते हैं कि भाई हाई टेम्परेचर सोर्स को सप्लाई करेगा, तो ओनली एनर्जी कंजर्वेशन तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ वाला किसका है, हीट एंड वर्क दोनों का कंजर्वेशन का कंडीशन रहेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, क्या बोला गया अभी देखो, सुन लो इसको भी ध्यान से। ये कह रहा था करेक्ट एक्सप्रेशन बिटवीन कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, चलो वही रिवर्सिबल है, परफॉर्मेंस कॉफिशिएंट क्या होता है, अल्फा बराबर, आपको ध्यान हो कितना अपन ने सप्लाई किया, उस पर वर्क कितना करना पड़ा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो क्या होता है, एफिशिएंसी का होता है वन माइनस का लो टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर को लिखा जा सकता है वन माइनस नीटा। क्या आ गया भाई, वर्किंग कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा होता है कि आपने कितना हीट यहां से एक्सट्रैक्ट किया लो टेम्परेचर सोर्स से, और उसको सप्लाई करने के लिए वर्क कितना करना पड़ा। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला तो ये होता है कि हीट कितनी निकाली लो टेम्परेचर सोर्स से और एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला ये आता है टी एल डिवाइडेड बाय, यहां पे आता है टी एच माइनस का टी एल। तो जो मेरे पास में यहां से वैल्यू बचेगा टी एल का, टी एल का जो वैल्यू बचेगा, उस टी एल को मैं लिख सकता हूं, बताओ कितना, अल्फा इंटू में टी एच माइनस का टी एल। क्या लिख सकता हूं, टी एच माइनस का टी एल। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो अपन यहां से अगर एक रिलेशन बनाते हैं, तो इस रिलेशन को अपन लोग क्या लिखें, अल्फा में तो अपने को पुट करना ही है, टी एच माइनस टी एल अपन ने लिख दिया है यहाँ पे। और दूसरा, अगर अल्फा इंटू टी एच माइनस टी एल है, टी एल का वैल्यू मैंने यहाँ लिख ही दिया, और वन माइनस टी एच बाई टी एल आया, तो इसको अपने काम करते हैं ना, ऐसे ही लिख देते हैं, पुट ही कर देते हैं ना, वन अपॉन में ये बचेगा टी एच बाई टी एल माइनस का वन, ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, टी एच बाई टी एल का वैल्यू क्या आया था, टी एच बाई टी एल का वैल्यू तो वन माइनस नीटा के बराबर आ जाए, टी एल डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी एल है। तो अपन लोग बोलेंगे जो अपने पास में टी एल आएगा उसका वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि अपने पास में बन गया अल्फा टी एच माइनस टी एल। बेसिक सा रिलेशन है, इसमें अपन एक बार थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को, क्या रिलेशन। तो क्यू एल बाई डब्ल्यू आया, अल्फा का जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा टी एल डिवाइडेड बाय टी एच माइनस टी एल के बराबर। और यहाँ से एक कंडीशन बचता ही है, तो मैं इस टी एच माइनस टी एल को अगर, चलो यहाँ से बना ही लेते हैं ना, एक काम करते हैं, रिलेशन बन जाएगा टी एच माइनस का टी एल बराबर, देखो यहाँ से अगर अपन बोले टी एच एलसीएम आ गया, तो नीटा बराबर टी एच माइनस का टी एल अपॉन में बचा टी एच। तो अपन लोग लिखेंगे टी एच माइनस का जो मेरे पास में टी एल है उसको लिखेंगे एफिशिएंसी इनटू में टी एच आ गया, यहाँ से लिख देते हैं। तो मेरे पास लिखूंगा यहाँ से, अगर इस रिलेशन आ गया तो टी एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया एफिशिएंसी इंटू टी एच, और टी एल बाई टी एच में पहले से निकाल चुका, बोलो किसके बराबर है, वन माइनस नीटा के बराबर। तो अल्फा का रिलेशन आ गया वन माइनस नीटा डिवाइडेड बाय नीटा। ऐसा कहां पर बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर टू में बन, हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर है 27। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा देखो, जीरोथ लॉ ऑफ अदर, सॉरी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर ही होता है, आप लोग सब जानते हैं। जीरोथ लॉ किसको बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को। दो बॉडीज अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सॉरी, दो बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ में सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, तो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ इसको अपन बोलते हैं शून्य कोटि का नियम, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28, नहीं बताऊंगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल लें। जो अपने पास में कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल, कितनी हीट ले रहा है बताओ, 800 जूल ले रहा है, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देना, एफिशिएंसी बोलो क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, इसका फॉर्मूला होता है। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट क्या होता है, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट इसका उल्टा होता है कि आपने कितनी लो टेम्परेचर से हीट निकाली और उसको पुश करने के लिए आपने कितना वर्क किया बाहर से। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी देख लो क्या है। क्या कह रहा है, ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेस्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट सो दैट इट इज अंडर ए टेंशन ऑफ 20 न्यूटन, है ना, टेंशन 20 न्यूटन है ऑलरेडी इसके अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स इज 1 मीटर, 1 मीटर है।
ओके, बिटवीन टू, ठीक है। ये कह रहा है एंड द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 है। इफ द टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस्ड टू 20 डिग्री सेल्सियस, देखो क्या होगा, पहले 30 था, 30 से टेम्परेचर में कम कर रहा हूं, कम करूंगा तो ये क्या करना चाहेगा, अपनी लेंथ को कंप्रेस करना चाहेगा। लीनियर एक्सपेंशन याद करो आप क्या होता है, जब अपन इसको फैलाना चाहेंगे वो एक अलग बात है, टेम्परेचर घटाएंगे तो ये अपनी लेंथ को सिकोड़ेगा, सिकोड़ेगा लेकिन दोनों तरफ से बंधा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेच आएगा, टेंशन फोर्स आएगा, और टेंशन फोर्स आएगा तो याद करो टेंशन फोर्स आएगा तो इसके अंदर अपने पास में एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। कौन डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस, जो इसकी लेंथ को कम होने से रोकता है, को कम होने से रोकता है, लेंथ को कम होने से रोकता है। मान लो इसकी लेंथ में जो कमी आने वाली थी वो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा इंटू डेल्टा थीटा ये आना था, इतनी कमी आनी चाहिए थी, लेकिन इस टेंशन ने आने नहीं दी, इसका मतलब इसमें स्ट्रेस बिल्ड हो गया, और स्ट्रेस बिल्ड हो गया तो मैं बोल सकता हूं जो स्ट्रेस आया उस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टी बाई ए। अगर आपको ध्यान हो तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो अपने यंग्स मॉड्यूलस होता है, वाई बराबर स्ट्रेस का मतलब एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो याद करो भाई, डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा आएगा, तो अपने पास एफ का वैल्यू आया वाई अल्फा डेल्टा थीटा, और ये एफ ई कौन है भाई साहब, टेंशन है। एफ कौन है बताओ, टेंशन है, इसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, एक बार के लिए पढ़ लेना। तो थर्मल स्ट्रेस जो आया अपने पास में उसके कारण टेंशन जो बनेगा उसका वैल्यू आएगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा भाई, टेंशन घटा है कि टेंशन बढ़ गया, बढ़ गया, तो मैं बोलूंगा वाई का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, बोलो कितना है, 2 × 10⁻11। अच्छा भाई, अल्फा कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻5, इंटू में डेल्टा थीटा कितना है 10 है, तो ये बन गया अपने पास में 3, 3 × 10 कितना हो गया 30, ये पावर अपने पास में रहेंगी या कैंसिल आउट हो जाएंगी, -5 और 11 है, तो पावर बन गया अपने पास में 6 के बराबर, और वाई अल्फा डेल्टा थीटा आएगा, वाई अल्फा डेल्टा थीटा तो अपने पास में एफ है। अच्छा, एरिया भी तो लेना पड़ेगा ना टेंशन निकालने के लिए, अपन तो केवल स्ट्रेस पे बात कर रहे थे, और फोर्स पहले से 20 न्यूटन है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका गिवन है क्या, हाँ 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे तो पावर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, इंटू में एरिया और लिख लेता हूँ मैं, वो तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वाई अल्फा डेल्टा थीटा, इंटू में ए और लिख देता हूँ, तो पावर वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, टेंशन का वैल्यू 30 आया अपने पास में, इसके कारण 30 आया। अच्छा, पहले से कितना था 20 था, अगर ये चेंज आएगा तो 30 और आ जाएगा, तो टोटल बोलो कितना आया 50 आया, तो अपन लोग बोलते हैं टोटल जो टेंशन बनेगा दैट विल बी, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हाँ, कराया, दो कारण है, आपके थोड़ा सा दिमाग काम करे, थोड़ा सा मेरे पास समय अभाव था आज, लेकिन कमिटमेंट था कि भाई साहब आपको एक दिन छोड़ के एक दिन तो पीवाईक्यूज देने हैं, उसके हिसाब से अपन ने काम सेट कर दिया आज। जहाँ कहीं भी दिक्कत रही हुई हो पर्सनली मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो मेरा डायरेक्टली स्टूडेंट है या नहीं, डजेंट मैटर। ओके, ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एसएचएम एंड वेव, उसके अंदर मैंने मिसलिनियस नाम डालूंगा, आपको पीडीएफ कल तक मिल जाएगी, उससे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। मिसलिनियस का मतलब ये है जो अपन ने टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लिए हैं उनमें से भी अगर कोई एक आधा सवाल रह गया है तो उसके अंदर पुट कर डाल देंगे।